यूक्रेन और रूस की बात करेंगे क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की गर्मी अब और बढ़ती दिखाई दे रही है। बता आपको ये दें कि क्रेमलिन ने एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है और इस बार उनके लिए सुरक्षा की पूरी गारंटी भी दी गई है। वास्तव में ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को वापस किए, लेकिन मॉस्को को अभी तक जेलेंस्की की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। क्रेमलिन ने यह भी साफ किया है कि अफवाहें जिनमें कहा गया था कि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला रोकने पर सहमति बना ली है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। दरअसल रूस की ओर से यह कदम एक राजनीतिक संदेश भी है कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार ने कहा कि अगर जेलेंस्की मॉस्को आते हैं तो उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, इस प्रकार वार्ता का दरवाजा भी खुलेगा। इस बीच रूस और यूक्रेन वार्ता प्रतिनिधिमंडलों के बीच अबू धाबी में वार्ता का नया दौर रविवार को निर्धारित किया गया है। ये वार्ता इस संघर्ष के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि शांतिपूर्ण प्रयासों के बीच नेता और क्रेमलिन समर्थक रमजान कादिरोव ने युद्ध तेज करने का आह्वान किया है। उनके बयान से स्पष्ट होता है कि कुछ रूसी पक्ष अभी भी सैन्य दबाव को प्राथमिकता दे रहे हैं और वे मानते हैं कि रूस जीत रहा है। सैन्य मोर्चे पर भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में स्थित बिला बेरजा गांव पर कब्जा कर लिया है। ये कदम रूस की सामरिक गतिविधियों का हिस्सा है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी ड्रोन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हुए। इस हमले ने युद्ध की वास्तविकता, नागरिकों की संवेदनशीलता स्थिति को फिर से उजागर किया है। इन घटनाओं से साफ दिखता है कि शांति प्रयास और युद्ध के दबाव दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। एक और मॉस्को वार्ता के लिए निमंत्रण दे रहा है तो वहीं कुछ कट्टरपंथी नेता युद्ध को और तेज करने का आह्वान कर रहे हैं। इस मिश्रित स्थिति में भविष्य का रास्ता अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अबू धाबी में होने वाली वार्ता के परिणाम इस युद्ध की दिशा और सैन्य गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं। युद्ध और कूटनीति के इस द्वंद्व में दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की का निर्णय न केवल यूक्रेन की सुरक्षा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध समाधान प्रयासों को भी प्रभावित करेगा। दरअसल ये लड़ाई केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक संतुलन और सुरक्षा के लिए भी निर्णायक हो सकती है। ऐसे में मॉस्को और कीव दोनों की रणनीति, वार्ता के प्रति गंभीरता और सैन्य कार्रवाइयों का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। जी हां, ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान परमाणु संयंत्र में नई गतिविधियां देखी गई हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका के संभावित हमलों से बचाव के लिए की जा रही है। वास्तव में ये वही संयंत्र है जिस पर पिछले साल अमेरिका ने हमला किया था और इसे भारी नुकसान पहुंचा था। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक ईरान ने अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एंट्री गेट को मिट्टी से भर दिया है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी एंट्री गेट पर भी ताज़ी मिट्टी की एक परत डाली जा रही है। दरअसल ये कदम अमेरिकी हमले से यूरेनियम वाले स्टोरेज संयंत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उठाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस्फहान में लगभग 408 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। इन भंडारण संयंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए पहले इंजीनियरिंग कामों के दौरान एंट्री गेट्स को अस्थायी रूप से खोला गया था और सुरंगों को अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट से मजबूत किया गया। वास्तव में ईरान ने अपने यूरेनियम स्टोरेज को लंबे समय तक हमलों से बचाने के लिए पूरी तरह किलाबंदी यहां कर दी थी। सैटेलाइट तस्वीरों में यह भी देखा गया है कि जमीन के ऊपर स्थित इमारत में गतिविधियां हो रही हैं जिसका इस्तेमाल पहले सेंट्रीफ्यूज के निर्माण में किया जाता था। सेंट्रीफ्यूज एक विशेष मशीन है जिसका उपयोग परमाणु कार्यक्रम में यूरेनियम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अत्यधिक यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है और यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पिछले साल जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाते हुए हमला किया था। दोनों देशों का आरोप था कि ईरान नागरिक परमाणु कार्यक्रम की आड़ में परमाणु बम बना रहा है। 13 जून को इजराइल ने
पहला हमला किया और कुछ दिनों बाद अमेरिका ने भी युद्ध में शामिल होकर ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फहान क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है और वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान के साथ लंबी अवधि का परमाणु समझौता करना चाहता है, लेकिन इस पर बातचीत अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर बिना शर्त समझौता करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान का रुख स्पष्ट है कि हमलों की धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति और जटिल बन रही है। वास्तव में इस्फहान परमाणु संयंत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा और नई गतिविधियां दर्शाती हैं कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इस कदम से न केवल अमेरिका के संभावित हमलों को रोकने की कोशिश की जा रही है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और परमाणु संतुलन पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। संपूर्ण परिदृश्य को देखें तो स्पष्ट होता है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता, सैन्य तनाव एक साथ चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भी अब इस क्षेत्र पे हर मोमेंट पे इनफैक्ट टिकी हुई है। ईरान ने किस प्रकार से सुरक्षा बढ़ाई है, क्या मूवमेंट देखी जा रही है, संभावित हमले की भी चर्चा हो रही है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया की रणनीतिक जमीन पर एक ऐसा फैसला जिसने नई भू राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बात इसकी होगी। अब देखिए, भारत को दिए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र की जमीन अब चीन के हाथों में चली गई है और वो भी ड्रोन फैक्ट्री के लिए। चटगांव से उठती ये खबर केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा विषय है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चटगांव की मीर साराई इलाके से भारत को आवंटित स्पेशल इकोनॉमिक जोन की लगभग 850 एकड़ भूमि को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया है। ये वही जमीन है जो भारत को निवेश और व्यापार विस्तार के लिए दी गई थी। अब ये जमीन चीन को ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए दे दी गई है। वास्तव में यूनू सरकार के इस फैसले के तहत चटगांव में एक ड्रोन फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जहां इस साल के अंत तक उत्पादन भी शुरू होने की उम्मीद है। चीन इस परियोजना में ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हो गया है। ये मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनाए जाएंगे यहाँ पर। ये प्लांट भारतीय सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। दरअसल इस फैसले के बाद बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद ड्रोन निर्माण करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब चीन पहले से ही बांग्लादेश के रक्षा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि चीन ने बीते साल बांग्लादेश को 20 J-10CE मल्टीरोल फाइटर जेट्स देने की डील की थी। इन विमानों की सप्लाई इस साल के अंत से शुरू होगी। चीन ने इस सौदे में भुगतान को लेकर बांग्लादेश को बड़ी मोहलत दी है। ये बांग्लादेश का अब तक का किसी भी देश के साथ सबसे बड़ा फाइटर जेट सौदा है। अब जरा पीछे चलेंगे थोड़ा। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक अहम समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की ढाका यात्रा के दौरान तत्कालीन पीएम शेख हसीना के साथ संयुक्त घोषणा में भारत के निवेशकों के लिए इंडियन इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का फैसला लिया गया था। ये पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क पर आधारित थी। इसके तहत भारतीय निवेशकों को प्राथमिकता मिलनी थी और भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट से फंडिंग भी होनी थी। चटगांव के मीरा साराई में लगभग 850 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। साथ ही मोंगला में एक और छोटा इकोनॉमिक जोन प्रस्तावित था। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना था, भारतीय निवेश आकर्षित करना था, रोजगार सृजन करना और भारतीय कंपनियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना था। 2019 में बेजा और अडानी पार्ट्स एंड SEZ के बीच समझौता भी हुआ। भारत ने $115 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से समर्थन भी दिया। भारतीय कंपनियों को टैक्स छूट, ड्यूटी फ्री आयात, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, फ्री बिजली, गैस और पानी जैसी सुविधाएं मिलनी थी। इससे ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में कम लागत पर उत्पादन संभव था। लेकिन वास्तविकता यह रही कि इस फंड का केवल 1% उपयोग हो पाया। भारतीय ठेकेदारों की रुचि सीमित रही। 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अक्टूबर 2025 तक इस परियोजना को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया। जनवरी 2026 में बेजा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की थी।